हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस देखेंगे, क्लॉज 28 ऑनवर्ड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं। क्योंकि ये क्लॉजेस में आपको वाकई ही कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि देखनी पड़ती है। तो जो इम्पोर्टेंट टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस हैं अब वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट है क्लॉज 28, जिसमें सेक्शन 56 की बात करते हैं, सबसेक्शन 2 के 7A क्लॉज की। सेक्शन 56 हमारे अदर सोर्सेस हेड से रिलेटेड सेक्शन है। ये तब एप्लीकेबल होगा जब असेसी को गिफ्ट में किसी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में असेसी को किसी कंपनी के शेयर्स गिफ्ट में मिले हैं या एज एन इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं कि नहीं। दिख रहे हैं तो जो कंसिडरेशन पे किया गया है वो फेयर मार्केट वैल्यू से जितनी है कि नहीं, नहीं है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो फिर आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर्स देने हैं। वैसे ही क्लॉज 29 की बात करें तो फर्दर जो सेक्शन 56 के क्लॉजेस हैं, तो क्लॉजेस 29 में हमारा सब सेक्शन 2(7)(b) आता है, जहां पर वो ये बात करते हैं कि जो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसके शेयर्स मिलते हैं प्रीमियम पे, और आपने जो प्रीमियम पे किया है वो एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू किया है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि अगेन किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स प्रीमियम में इशू हुए कि नहीं। इससे पहले वाला जो क्लॉज था वो गिफ्ट से रिलेटेड था, और गिफ्ट में भी आपने कंसिडरेशन नहीं दिया हो या इनएडिक्वेट दिया हो, बट यहाँ पर शेयर्स जो है वो एट अ प्रीमियम इशू हो रहे हैं, जिसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो फेयर मार्केट वैल्यू से को भी एक्सीड कर रही है। तो इसका ध्यान देना, अगर ऐसे कोई सिचुएशन है तो आपको यस करके डिटेल्स देनी पड़ेंगी। डिटेल्स में नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ शेयर्स, पैन ऑफ द पर्सन, आधार नंबर है तो वो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हैं, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, फेयर मार्केट वैल्यू रिसीव्ड। यही हर जगह आपको हर पॉइंट में यही मिलेगा। बट ये हमने जो क्लॉज देखा वो 29 था। अब 29A में अगेन सेक्शन 56 के सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो क्लॉज है वो 9th क्लॉज है। 9th क्लॉज हमारा कंसिडरेशन रिसीव्ड से रिलेटेड है। अगर कोई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हुआ है और उससे रिलेटेड कोई एडवांस रिसीव हुआ है असेसी को, और बाद में वो जो नेगोशिएशन है वो नहीं हो पाई है, और जो अमाउंट एडवांस मिला है उसको फोरफीट कर दिया गया है, तो वो जो फोरफीटेड अमाउंट है उसको भी इनकम माना जाएगा। तो उससे रिलेटेड क्लॉज हमारा 29A है। 29B में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल है, जो कि गिफ्ट से रिलेटेड है। गिफ्ट्स और डीम गिफ्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 56। यहाँ पर अगर किसी पर्सन को कोई कंसिडरेशन रिसीव होता है, कंसिडरेशन या कोई मनी रिसीव होता है जो कि 50,000 एंड अबव है, और वो रिलेटेड पर्सन से नहीं मिला है, विदाउट कंसिडरेशन मिला है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अदर सोर्सेज इनकम। वैसे ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसिडरेशन मिला है, या तो कंसिडरेशन मिला है, विदाउट कंसिडरेशन मिला है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो 50,000 को एक्सीड कर जाता है, तो वो भी अदर सोर्सेज की इनकम में टैक्स लगेगा। तो जो गिफ्ट है, गिफ्ट अगर अदर देन रिलेटिव से मिला है तो वो उसमें आपको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो इसके लिए आपको गिफ्ट देखना है कि एसएससी को गिफ्ट कहाँ कहाँ से मिला है। रिलेटिव से मिला है तो इट विल बी एग्जाम्प्ट, बट अदर देन रिलेटिव से मिला है तो जो एडिक्वेट कंसिडरेशन है कि नहीं, या विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है तो अमाउंट 50,000 एक्सीड कर रहा है, देन 29B अप्लाई हो जाएगा।
29B के बाद है क्लॉज 30। क्लॉज 30 में आपको कुछ असेसी असेसी ने बोरो किया है अमाउंट हुंडई हुंडी में, या उससे रिलेटेड रीपेमेंट किया है अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो सेक्शन 69D अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 69D सिमिलर सेक्शन है हमारा 269SS से रिलेटेड। बस यहाँ पर जो बोरोइंग है वो हुंडी में है, एंड जो 269SS है वो हमारे लोन एंड डिपॉजिट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हुंडी से रिलेटेड कोई बोरोइंग हो रही है या रीपेमेंट हो रही है तो आपको क्लॉज 30 में बताना है, और वो भी अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक से हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक से हो रहा है तो आपको डिस्क्लोजर देना है क्लॉज 30 में। वैसे ही 30A जो है वो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। अगर कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग में तो आपको उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर ए में करना होगा। बी हमारा जो क्लॉज 30B है वो, अगर इंटरेस्ट, अगर कोई बोरोइंग है 1 करोड़ एंड अबव, और उसका जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो एन एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सेक्शन 94B की एप्लीकेबिलिटी देखनी है। 94B थिन कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है। थिन कैपिटलाइजेशन मतलब कि ऐसी कोई कंपनी जिनकी डेट ज्यादा है इक्विटी से, तो उस केस में इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो एक लिमिट तक मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94B। देन जो क्लॉज सी है, सी हमारा सेक्शन 96 से रिलेटेड है। ये भी डेफर हो रहा था एज क्लॉज 44 अभी तक, बट अब ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसमें हमें इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको देखना है। मतलब कोई ट्रांजैक्शन टैक्स प्लानिंग, टैक्स मिटिगेशन, टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड है जहां पर सेक्शन 96 में डिफाइन किया गया है, तो आपको डिस्क्लोजर्स देने होंगे यहाँ क्लॉज सी में। बेसिकली GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जो हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा फॉर दिस क्लॉज, क्लॉज 30C। क्लॉज 31 की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉजेस हैं ये, क्योंकि इसमें तीनों जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है 269SS, 269ST एंड 269T कवर होता है। 269SS जो है वो हमारा लोन एंड डिपॉजिट से रिलेटेड है। अगर जो लिमिट बताई गई है 269SS उससे ज्यादा कोई लोन या डिपॉजिट लिया है एसएससी ने, एंड वो भी अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, देन आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर्स देने हैं। Particular of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken or accepted during the previous year, ये आपको 31A में बताना है। 31B जो है वो भी 269SS से रिलेटेड है, बट यहाँ पर स्पेसिफाइड सम की बात करते हैं। ऊपर वाला जो ए पॉइंट है वो है लोन और डिपॉजिट, एंड बी पॉइंट है वो स्पेसिफाइड सम। जब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें जो ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान हो रहा है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से ही करना है, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से नहीं। मतलब कैश में आप नहीं कर सकते, आप जो अकाउंट पे ही चेक है बस उसी से ही कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइड सम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ यूज हो रहा है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो आपको बी पॉइंट में बताना है। अब यहाँ BA जो पॉइंट है, बी ए है 269ST से रिलेटेड। ST है अगर कोई भी सम, एक जो लिमिट बताई गई है 269ST में जो कि 2 लाख की है, वो रिसीव होता है, मतलब कैश में अगर आप 2 लाख से ज्यादा रिसीव करते हैं फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, और इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन,
where such receipt is otherwise than by account, otherwise than by check or bank draft or use of electronic clearing system through a बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे जो रिसीट है, रिसीट को देखा जा रहा है। अगर वो अदरवाइज देन बाय कैश, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कैश में अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का रिसीव किया है, तो फिर यहाँ बी ए में वो डिस्क्लोजर आएगा। बीबी भी हमारा 269 एसटी से रिलेटेड ही है, जिसमें वो जो डिफरेंस है बी ए और बीबी में, वो है जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट है, नॉन बीइंग अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। तो अकाउंट पे चेक से भी आप ले सकते हैं, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है बीसी। बीसी है रीपेमेंट से रिलेटेड, पर्टिकुलर ऑफ ईच पेमेंट मेड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 एसटी। अब जो 269 एसटी है वो रिसीट से रिलेटेड है कि आपने अगर 2 लाख से ज्यादा का रिसीट किया है तो 269 एसटी एप्लीकेबल होगा। बट जो बीसी और बीडी क्लॉज है यहाँ पर, वो हमारा पेमेंट से रिलेटेड है। पेमेंट कौन सा? वही लिमिट जो कि 269 एसटी में बताई गई है, 2 लाख की। 2 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश पेमेंट करते हैं या पेमेंट करते हैं अदरवाइज देन बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, तो अप्लाई होगा। वैसे ही बीडीबी हमारा पेमेंट से रिलेटेड है। 2 लाख से ज्यादा का अगर पेमेंट करते हैं, नॉट बीइंग एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो अप्लाई होता है। ये 269 एसटी में नहीं लिखा, बट ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का प्रोविजन है। वैसे ही सी जो पॉइंट है, सी में आपको रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट, जो कि हमने 269 एसएस में लोन और डिपॉजिट लिया था, उसके रिपेमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें जहां पर सेक्शन 269 टी एप्लीकेबल होता है। तो रीपेमेंट आप कर रहे हो लोन और डिपॉजिट का, तो वो भी आपको अकाउंट पे ही चेक से ही करना है, अदर देन अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से नहीं करना है। डी की बात करें तो डी हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट की बात करता है in an amount exceeding the limit specified in section 269 received otherwise than by चेक और बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो अगर आपने लोन या डिपॉजिट ओरिजिनली जो लिया है, जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हो, वो अदरवाइज देन बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट है, तो आपको डी में उसका डिस्क्लोजर करना है। ई में आपको उन लोन और डिपॉजिट के रीपेमेंट का डिस्क्लोजर करना है जो कि आपने रिसीव किया था चेक और बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पर जो क्लॉज 31 है, 31 के ए बी सी डी ई पार्ट है, जिसमें से बी को उनने फर्दर बाइफिकेट किया गया है, बी ए बी 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 सी बी डी। बी ए लास्ट जो क्लॉज है वो है क्लॉज 32, जिसमें बोरोड जो बोरोड फॉरवर्ड लॉसेज और डेप्रिसिएशन है, तो आपको उसकी डिटेलिंग देनी है ए पॉइंट में। देन अगर कोई शेयर होल्डिंग ली गई है कंपनी में, तो एज पर सेक्शन 79 आपको डिस्क्लोजर्स करने हैं। अगर कोई शेयर होल्डिंग में चेंजेस हैं, तो लॉस भी उस हिसाब से ही कैरी फॉरवर्ड होगा। सी में आपको सेक्शन 73 दैट इज स्पेक्यूलेटिव लॉस के बारे में डिस्क्लोजर करना है। डी में 73 ए से रिलेटेड बताना है। एंड ई में in case of a company, please state that whether the company is deemed to be carrying on a speculation business as referred to in section 73। तो ये कंपनी के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है। ये जनरली एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको जल्दी से स्किप कर दिया। तो इस वीडियो में हमने 28 से 32 के क्लॉज देखे हैं। होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू।